और चलिए अब हम अपने कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से वाइस प्रेसिडेंट हैं अमन बंसल जी को। सर आप मंच पर आएं और साथ ही मैं इनवाइट करूंगी वाइस चांसलर डॉक्टर आर.के. त्रिपाठी सर को। सर आप भी मंच पर आएं सर, और साथ ही साथ मैं अपने सहयोगी जयप्रकाश शर्मा को भी इनवाइट करूंगी कि आप मंच पर आएं और सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। देवभूमि एक ऐसा विख्यात नाम जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम और साथ ही बड़ी संख्या में यहाँ पर छात्र पढ़ाई के लिए पहुंचते हैं। और अब मैं अपने सहयोगी से कहूंगी कि अपने सिलसिले को आगे बढ़ाए कार्यक्रम को। शुक्रिया परिधि। और देखिए हम बात करें हर सेक्टर से, क्योंकि संभावनाओं का मंच है और उत्तराखंड उभरता राज्य है और नया राज्य है। 25 बरस हो गए, इसलिए संभावनाओं का मंच हमने इसको नाम दिया है। लेकिन शिक्षा की बात करें तो खासकर देहरादून, नैनीताल पहले से ही आपको बता दें शिक्षा का हम माने जाते हैं। तो शिक्षा जगत से हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, जिस तरह हमारी सहयोगी ने उनका परिचय कराया। अमन बंसल जी हैं, वाइस प्रेसिडेंट है देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। ये काफी पुरानी यूनिवर्सिटी और काफी पॉपुलर है। और डॉक्टर आर.के. त्रिपाठी जी हैं, वाइस चांसलर है। त्रिपाठी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बंसल साहब शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा। बंसल साहब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि एजुकेशन, हर माँ बाप चाहता है कि भाई एजुकेशन बच्चे की हो जाए। उसके बाद जहन में ये आता है कि एजुकेशन के साथ साथ भाई नौकरी कैसे हो। तो क्या आपकी यूनिवर्सिटी देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी इस बात पर फोकस करती है कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों के लिए रोजगार के भी द्वार खुल सके, जब वो आपकी यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकलें तो उन्हें लगे कि हाँ हमारे लिए नौकरी आसान है। Thank you, Sharma ji. First of all, I would like to thank the platform given by Zee News to put forward all my words, all my views in front of the audience at large. So, coming to your question directly, सर एक परिवार में जब बच्चा पढ़ने आता है ना, तो तीन लोग बहुत महत्वपूर्ण एक परिवार में होते हैं, एक माँ, एक बाप और एक बच्चा। उन तीनों के ना एक विजन होता है जब वो बच्चा पढ़ने आता है। माता का मेनली होता है सेफ्टी सिक्योरिटी, जब बच्चा पढ़ने बाहर जाएगा। पिताजी का होता है फ्यूचर डेवलपमेंट एंड बच्चे का होता है एंटरटेनमेंट। सो जब हम बच्चे की बात करते हैं, जब वो पढ़ने आता है, मेरे यहाँ नहीं कहीं पर भी, स्पेशली अगर बच्चा देहरादून में आता है, सो ऑल द यूनिवर्सिटीज स्पेशली देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं ऑन द सिक्योरिटी सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट वाइल स्टडिंग। सेकेंड, जो आपने फ्यूचर डेवलपमेंट बोला, सो उसके तहत हमारे पास 7 से 8 पॉइंट्स हैं जो हम बच्चे पे फोकस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो NEP 2020 में मैंडेट है सोशल इंटर्नशिप का। सेकेंड, एक बच्चा पढ़ाई करते हुए और जॉब लेने से पहले जो हम फोकस करते हैं, जो सबको भी करना चाहिए, कि वो बच्चा एक अच्छा व्यक्ति बन गए, अच्छा सिटीजन ऑफ इंडिया बने। उसके तहत एक ह्यूमन वैल्यूज का क्रेडिट होता है, वो हम बच्चे को बिल्कुल फर्स्ट ईयर से पढ़ाते हैं। प्री फाइनल ईयर में जब बच्चा पहुंचता है तो एक क्रैश कोर्स हम करवाते हैं जिसे बोलते हैं मंथन। सो वो 1.5 महीने का 45 दिन का बच्चे का क्रैश कोर्स होता है कि बच्चे को अब जब फाइनल ईयर में जाएगा और फिर जॉब अटेन करेगा तो वो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन होनी है। थर्ड, एक बहुत बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, बिकॉज हर बच्चा आगे जॉब नहीं करना चाहता। People want to become like Aman Gupta, Anupam Mittal, brands and CEOs and founders. So एक प्लेटफॉर्म इंक्यूबेशन के तहत बच्चों को दिया जाता है, जब बच्चा अपना आइडिया, अपना प्रोसेस एक बार इम्प्लीमेंट करके देख सके कि हाँ वो कितना वाइबल है। और इसके तहत एक वैल्यू ऑडिट मॉड्यूल्स होते हैं जो हम बच्चे को एक्स्ट्रा देते हैं क्रेडिट्स के अलावा, जो कंपलसरी होता है बच्चे को पढ़ने के लिए हर सेमेस्टर में। सो एक बच्चा अगर वो 2 से 3 साल की डिग्री करता है तो 2 वैल्यू एडेड मॉड्यूल्स हर सेमेस्टर में उसको कंपलसरी पढ़ने होते हैं। ये सब पॉइंटर्स के साथ बच्चे की जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, पढ़ाई के अलावा बहुत बड़ी एक पर्सनालिटी निकल के आती है, जिसके वजह से बच्चा बहुत अच्छी कंपनियों में, रेप्यूटेड कंपनीज में, जो भी नाम लीजिए, बच्चा वहां पे हमारा काम कर रहा है। त्रिपाठी सर, सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि पूरा देश का भविष्य आपके हाथ में है और बड़ी संख्या में बच्चे आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ने भी आते हैं, लेकिन सबके जहन में सवाल ये भी होता है कि हम आपको क्यों चुने। ऐसा क्या है आपकी यूनिवर्सिटी में कि हम आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए पहुंचे, और साथ ही साथ भविष्य कैसा हमारा रहेगा, क्योंकि उज्जवल भविष्य को लेकर ही वो आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। थैंक यू सो मच मैम। एक चीज मैं बताना चाहूंगा
कि एक दिन मैं हिटैची कंपनी के साथ वार्तालाप कर रहा था। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी एवरी क्वार्टर बदल रही है। किसी बच्चे को हमने एडमिशन लिया, मान लो बीटेक में लिया, 4 साल के बाद उसे हम डिग्री दे रहे हैं, तो एडमिशन से डिग्री तक का जो उसकी यात्रा है, एक जिस करिकुलम के तहत होती है, उस दौरान बहुत सारे टेक्नोलॉजी में चेंजेज आ जाते हैं। तो एज ए यूनिवर्सिटी हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि किस स्टेज पर कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ गई है और हमें बच्चे को पढ़ाना है, और उस टेक्नोलॉजी को पढ़ा करके हम बच्चों को इंडस्ट्री रेडी बनाना है। तो जैसा कि अभी मिस्टर अमन बंसल जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बताया कि वैल्यू एडेड मॉड्यूल का एक हमने सिस्टम रखा है। हर एक सेमेस्टर में ऐसे जो इंडस्ट्री एकेडमिया गैप है, कमिंग न्यू टेक्नोलॉजी इनटू द प्रैक्टिस, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और वैल्यू एडेड मॉड्यूल के तहत बच्चों को हम देते हैं, जिससे कि हम इंश्योर कर सकें कि 4 साल के बाद जब बच्चा निकल के आए तो वो डायरेक्टली इंडस्ट्री में प्रोडक्ट के तौर पर जब जाए, यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट के तौर पर जाए, तो डिलीवर करे जो इंडस्ट्री चाहती है। एक और चीज हम कहना चाहेंगे कि ये कहना कि बच्चे जो हैं अनएम्प्लॉयबल हैं, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर रहे हैं, ये ना बच्चे की जिम्मेदारी ना पेरेंट्स की जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी हमारी है, हमारी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी को कैसे हम निभा रहे हैं, ये डिसाइड करता है कि हमारे बच्चे कितने एम्प्लॉयबल हो रहे हैं, कितने स्किल्ड हो रहे हैं, कितना इंडस्ट्री रेडी हैं। तो ये जिम्मेदारी हम लोग पूरी तरीके से आउटकम बेस्ड एजुकेशन के पैमाने पर नापते हुए एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं और एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि 4 साल बाद, 3 साल बाद, 2 साल बाद जब भी पास आउट होता है वो इंडस्ट्री रेडी होता है और अपने काम को अच्छी तरह से परफॉर्म करता है, इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस को मीट करता है। बंसल से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आप खुद युवा हैं और यूथ को पढ़ाना एक बड़ा चैलेंजिंग है आज के दौर में, क्योंकि मोबाइल का जमाना है, आपने देखा सोशल मीडिया का जमाना है, और कॉलेज में तो आप देख ही रहे हैं कि आज का दौर और पुराने दौर में बहुत बदलाव हो गया। तो किस तरह के चैलेंजेस आते हैं आज की पीढ़ी को पढ़ाना, उनको एजुकेट करना? Sir, the biggest problem or the challenge, not just me, but this I think all the educationists sitting in the hall would agree, is the technology. हर चीज का एक प्लस और माइनस होता है। बच्चों ने स्पेशली जो आज का जेन जी यूथ जिसे हम बोलते हैं, दे हैव टेकन ऑल द नेगेटिविटीज ऑफ द टेक्नोलॉजी। अगर कोई कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को मेरे हिसाब से कोई भी ह्यूमन के अलावा अच्छी तरह नहीं समझा सकता है, विद द ईज, विद द एग्जाम्पल्स। बट इन दिस जनरेशन ऑफ चैट जीपीटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बच्चा एक फ्रेज टाइप करता है, उसके पास पेजेस एंड पेजेस का कंटेंट आ जाता है, बट उसको समझना इज द बिगेस्ट चैलेंज व्हाट द स्टूडेंट्स आर फेसिंग एज वेल एज द यूनिवर्सिटी और एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट फेसिंग। दूसरा, बच्चा जब टेक्नोलॉजी पे कुछ सर्च करता है ना, वो सोचता है कि टेक्नोलॉजी ने जो आंसर दिया है वो शायद टीचर से भी बहुत बड़ा आंसर हो गया। बट बच्चे को ये समझना चाहिए कि उस टीचर ने उस कॉन्सेप्ट को, उस टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिस किया है। सो सारे प्लसेस एंड सारे माइनसेस ऑफ द कोडिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट द टीचर हैज गॉन थ्रू, जो टेक्नोलॉजी ने नहीं एक्सपीरियंस किया है। टेक्नोलॉजी ने क्या किया है, आपका मेरा इनकम सबका कंटेंट मिलाकर बस एक 10 पेजर रिपोर्ट दे दी है। उसे समझना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। और जो कोविड में हुआ, जिस वजह से बच्चों की एक सीरियसनेस खत्म हो गई, जिसे हम बोलते हैं, जैसे हम कॉर्पोरेट में बोलते हैं वर्क फ्रॉम होम, ऐसे ही एजुकेशन में चलता है स्टडी फ्रॉम होम। अब स्टडी फ्रॉम होम में आई डोंट थिंक द सीरियसनेस जो एक बच्चा क्लास में कर सकता है, पढ़ सकता है, वो कभी घर में आ सकती है। बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो गई है सर, सामने आपका कैमरा खुला है बट बच्चा कुछ और पढ़ रहा है, कुछ और कर रहा है। एक सवाल मेरा, और शायद मुझसे बहुत लोग इससे इत्तेफाक भी नहीं रखते जब मैं कहता हूं, खासकर एक समाज में धारणा है कि भैया पैसा कमाना है तो शिक्षा के क्षेत्र में चले जाइए या अस्पताल खोलीजिए, राइट? लेकिन क्या वाकई में एक टारगेट लेकर आप चल रहे हैं कि भैया नंबर गेम देखना है, इतने एडमिशन लेने हैं इस साल और पैसा कमाना है इतना, या फिर आपका कुछ ऐसा भी लक्ष्य है कि नहीं गरीब लोगों को भी जोड़ना है, ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी पढ़ाई देनी है, ऐसा जहन में है? या सिर्फ वो टारगेट नंबर गेम सेट है कि भैया 2000 या 3000 या 4000 या 5000 हमारी यूनिवर्सिटी में इस बार एडमिशन हो जाए, बस निश्चिंत?
सर, जो नंबर गेम है ना, स्पेशली विद अस, आवर यूनिवर्सिटी, सी दिस नंबर गेम इज एवरीवेयर, बट हम लोगों को जो टारगेट होता है, दैट टारगेट ऑफ नंबर इज जस्ट टू मीट अप द एक्सपेंसेस जो इंकर होने पूरे साल में। इसके साथ साथ अगर मैं विजन स्टेटमेंट तो सर आपको बता देंगे, अगर मैं बिगर ऑब्जेक्टिव बताऊं यूनिवर्सिटी का, तो बिगर ऑब्जेक्टिव इज सोसाइटी के उस अंतिम पायदान के बच्चे को एजुकेशन देना जिसने जिंदगी में एजुकेशन का वर्ड भी नहीं सुना होगा, जिस बच्चे ने कभी एजुकेशन के बारे में सोचा भी नहीं होगा कि मुझको एजुकेशन मिलेगी। द बिगर ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रमोटर्स ऑफ द टीम इज 2035 या 2040 में इंडिया में कोई भी बच्चा इलिटरेट, अनपढ़ ना रहे। इसके लिए द यूनिवर्सिटी इज डूइंग many taking many measures, taking so many initiatives, जहां पर एक अगर मैं बोलूं डोर फाउंडेशन करके एक एनजीओ है, सो उनके साथ टाई अप किया हुआ है, जिसमें उन्होंने लास्ट 3 साल में यूनिवर्सिटी में 90 बच्चे सेलेक्ट करके भेजे हैं। उन बच्चों का जो क्राइटेरिया होता है, दे हैव टू बी फ्रॉम द इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, दैट इज बिलो पॉवर्टी लाइन। दूसरा, एक वो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं जिस बच्चे को पढ़ने की लालसा तो है अंदर, बट उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है पढ़ने का, तो वो बच्चा हमारे यहाँ आता है, बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ता है। उसका मैं कोई एग्जांपल देता हूँ। सो एक सर 10,000 बच्चे हैं, बट अगर एक बच्चे का मुझे नाम याद है तो जरूर उस बच्चे ने कुछ बहुत अच्छा किया होगा। एक स्टूडेंट है स्मिता करके, बीटेक। सो जब वो एडमिशन लेने आई थी, आर्थिक स्थिति कमजोर थी, खर्चे नहीं, बिकॉज एक कोर्स जब करना होता है तो बच्चे को और भी खर्चे देखने होते हैं कोर्स के रिलेटेड। उसने डी फार्मेसी के लिए अपनी इंक्वायरी डाली थी, बट हमारे यहाँ क्या है सर, एवरी स्टूडेंट हैज टू गो थ्रू काउंसलिंग, एडमिशन एंड ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट की बच्चे की क्या कैपेबिलिटी है, उस हिसाब से हम उसको एडवाइस करते हैं कि आपको कोई कोर्स करना चाहिए। हमने उस बच्ची को पूरा काउंसलिंग किया, आइडेंटिफाई किया, शी हैज अ वेरी गुड टेक्नोलॉजी बैंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, शी इज परस्यूइंग BTech Computer Science with Artificial Intelligence and Machine Learning as a specialty. You won't believe, sir, since last 2 years, she is a university topper with 10 CGPA. And मैं ये दावे से कह सकता हूँ, अगले साल वो जब पास आउट होगी, वो मिनिमम 20 लाख का पैकेज लेके हमारी यूनिवर्सिटी से जाएगी, जहां पर उसकी आर्थिक स्थिति उसके परिवार की शायद 3-4 लाख रुपए साल की भी नहीं होगी। जी, यानी कि आपने कई बच्चों का जो भविष्य है वो संवार दिया है अब यहीं से ही, क्योंकि आर्थिक स्थिति अगर कमजोर होती है तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई में बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, जिसका जिक्र आपने किया है। त्रिपाठी से सवाल ये भी कि अब जो बच्चे हैं वो बड़ी संख्या में आपके पास पढ़ने तो आते हैं, लेकिन स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल पूछा जाता है। स्किल को डेवलप कैसे आपकी यूनिवर्सिटी इन छात्रों का करती है, कैसे नए नए प्रोग्राम्स आपकी यूनिवर्सिटी के जरिए चलाए जाते हैं, ताकि आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाला जो बच्चा है, उसका भविष्य में वो सक्षम बन पाए हर एक क्षेत्र में। थैंक यू मैम फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू से दैट द विजन ऑफ आवर यूनिवर्सिटी इज वेरी लाउड एंड क्लियर. The vision is to foster the society of lifelong learners, having an ability of critical thinking, entrepreneurship, leadership, and to create an environment of discovery, innovation, discourse, and expression. इस विजन के साथ यूनिवर्सिटी आगे बढ़ रही है, और एक बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी हमारी यंग यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसका जो प्रोफेशनल एजुकेशन इम्पार्ट करने का लेगेसी है, आज के टाइम में 20 साल, और इससे जब यूनिवर्सिटी बनी है तब 17 साल की थी। और जब हम यूनिवर्सिटी बने हैं 2021 में, हमारे पास लगभग 30 प्रोग्राम थे, 123 फैकल्टी मेंबर्स थे, और स्टूडेंट्स की बात करें तो 2660 बच्चे थे। आज 2025 में 8000 बच्चे हैं, 400 से ज्यादा फैकल्टी मेंबर्स हैं, और 120 से ज्यादा प्रोग्राम हम चला रहे हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब हम अपने करिकुलम को मेटिकुलसली वेट कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और उसको मॉनिटर कर रहे हैं, इवेलुएट कर रहे हैं कि हाउ गुड द इम्प्लीमेंटेशन इज देयर, और कितना अच्छा हम प्रोडक्ट बना पा रहे हैं। एक बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसा कि अभी मैंने पिछले सवाल के जवाब में कहा कि हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जब बच्चा हमारे यहाँ से निकल के जाए, क्या वो सोसाइटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, कॉर्पोरेट के लिए, और लार्जली देश के लिए कितना मूल्यवान है, कितना वैल्यूएबल है, उस पर हमें ध्यान रखना है। इस बात को लेते हुए हमने क्या किया है कि हमने इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड कोर्सेज चलाए हैं, जिसमें कि इंडस्ट्री के लोग आकर के क्लास में पढ़ाते हैं। इस
गैप को हम ब्रिज कर सकें कि हम पढ़ा एक्स रहे हैं और डिमांड इंडस्ट्री की वाई है, तो इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड कोर्सेज हम चला रहे हैं। दूसरी एक बड़ी चीज, जैसा कि मैंने बताया कि वैल्यूडेड मॉड्यूल के तहत हम उस गैप को ब्रिज कर रहे हैं। फिर हम सोशल इंटर्नशिप करा रहे हैं, जिससे बच्चों को सोसाइटल प्रॉब्लम इश्यूज के बारे में जानकारी हो, और जब वो यहाँ से निकल के जाएं तब उन सोसाइटल इश्यूज पर काम करें। और एक बड़ी चीज मैं कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जहां का बच्चा बहुत ही रिमोट लोकेशन से आता है। उनकी हैंड होल्डिंग करना, पहले तो उनको अपनी यूनिवर्सिटी तक ले आना, फिर लाने के बाद उनको ऐसे क्राउड के बीच में मेन स्ट्रीम में लाना, एक इंक्लूसिव एजुकेशन इम्पार्ट करना, एक हमारा बहुत बड़ा ध्येय है, जिसके लिए हम स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम्स बना रखे हैं। वेलनेस सेंटर हमारे यहाँ है, जिससे कि बच्चों को ये महसूस ना हो पाए कि मैं तो बहुत ही रिमोट लोकेशन से आया हूँ, ऐसे स्कूल से पढ़ के आया हूँ जहाँ ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना टीचर थे, ना मुझे अच्छी सी शिक्षा मिल पाई, और आज हम एक ऐसे बच्चे के बीच में बैठ के पढ़ रहे हैं जो दिल्ली से है, मुंबई से है और बड़े बड़े मेट्रो सिटीज से आया है। तो वो हीन भावना उसके अंदर ना आए, इसके लिए हमारे पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनईपी का एक बहुत बड़ा मैंडेट है, इंक्लूसिव, त्रिपाठी जी, फ्लेक्सिबिलिटी एक सवाल एंड होलिस्टिक। आपने उसका जिक्र भी कर दिया। क्या आप सरकार की शिक्षा पॉलिसी से खुश हैं? क्योंकि हर प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो चाहती है कि और दे सरकार हमारे हित के लिए सोचे। क्या खुश हैं आप? देखिए, जहां हम सरकार से कोई चीज चाहते हैं वहां हमारी भी जिम्मेदारियां हैं। सरकार ने बहुत ऐसे नीतियां बनाई हैं, रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, और हमारे तक चिट्ठियां आती हैं। अभी मैं बताना चाहूंगा कि 23 तारीख का यूजीसी का लेटर है, जिसमें कहा गया है कि हर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर होना चाहिए, जिसमें एक फुल टाइम काउंसलर होना चाहिए और डीन ऑफ वेलफेयर उसको लीड करना चाहिए। एक पूरी टीम बनाने की बात की है। कितना इफेक्टिव तरीके से हम अपनी यूनिवर्सिटी में यूजीसी के लेटर्स को फॉलो कर रहे हैं, मेटिकुलसली उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये डिफाइन करेगा कि हम क्या यूनिवर्सिटी के ऑब्जेक्टिव्स को डिलीवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो नीतियां जो बन के आ रही हैं उसको ट्रू सेंस में इंप्लीमेंट करना यूनिवर्सिटीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये हमारी यूनिवर्सिटी में कहना चाहूंगा कि जब भी ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशंस और गाइडलाइंस आती हैं, हम उस पर डिबेट करते हैं, मीटिंग करते हैं, एक संगोष्ठी बैठाते हैं, फिर उसके बाद निकालते हैं कि हाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए। चलिए, और मैं एक आखिरी पड़ा बंसल साहब, यही सवाल आपसे मेरा। Sir, I would totally agree with our Vice Chancellor, but adding to it, I would, say we are a self-financed institution, self-financed education university, but एक vision, एक हमें एपिलेट जो दिखता है, जो है IITs, NITs हैं, जिनको गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रांट देती है। सो अगर हम कंपेयर करेंगे एजुकेशन की जो लेवल है विद IITs एंड सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट, बहुत गैप आएगा। वो गैप इसीलिए आता है बिकॉज सेल्फ फाइनेंस में आपको सारे खर्चे सब कुछ खुद देखना है, वहां पे सब कुछ गवर्नमेंट टेक केयर कर रही है। इसमें आई वुड लाइक टू ऐड कि इफ द गवर्नमेंट कम्स विद एनी पॉलिसी कि कहीं भी किसी एक साल में लेट्स सपोज एक्स अमाउंट विल बी गिवन टू ऑल द सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, जिसके तहत पूरी रिपोर्ट भी दी जाएगी। ये नहीं कि बस वो यूज कर लिया और वो चला गया, रिपोर्ट भी दी जाएगी। आई एम श्योर सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस विच विल डू वंडर्स एज कंपेयर टू IITs एंड NITs, एंड वो दिन दूर नहीं जब एजुकेशन कैपिटल वर्ल्ड की इंडिया बन जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही बच्चों का भविष्य संवारे, यही उम्मीद है, और हम करते हैं आपके लिए बेस्ट ऑफ लक कि आप आगे बढ़े और आपकी यूनिवर्सिटी बढ़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया अमन श्री, और बहुत बहुत शुक्रिया त्रिपाठी श्री आपका भी। और जिस तरीके से देवभूमि यूनिवर्सिटी पूरे प्रदेश में है और शिक्षा के हब में बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है, ऐसे में बहुत शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए और आने वाले भविष्य के लिए।